अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टीशियोमेट्री की बात करेंगे। स्टीशियोमेट्री क्या है? क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। स्टीशियोमेट्री में आपने देखना है कि केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं या रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट है। तो एक्चुअली स्टीशियोमेट्री का मतलब कैलकुलेशंस हैं। कौन सी कैलकुलेशंस? रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। इस चैप्टर में हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला की, एलिमेंट के सिंबल्स की, उनका केमिकल फार्मूला क्या है, कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला क्या है। फिर इस चैप्टर में देखेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है, उनकी वैलेंसीज एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरचेंज होती हैं। देन इसमें बात की गई है एवोगैड्रोस नंबर की, मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ये सब चीजें आपके लिए न्यू है, आपने इसको परेशान नहीं होना, इसको समझने की कोशिश करनी है। तो ये इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा समझ आता जाएगा। तो आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, स्टीशियोमेट्री। अब जैसे चैप्टर के स्टार्ट में देखें, स्टीशियोमेट्री के बारे में बताया गया है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्यों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी हमने केमिकल रिएक्शंस की बात करनी है तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो रिएक्टेंट किस अमाउंट में मिलते हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है या उनकी परसेंटेज क्या है, और वो प्रोडक्ट कितनी कंसंट्रेशन में बनाते हैं। तो इस को पढ़ने के लिए हम स्टीशियोमेट्री से इसका मुतालिया करते हैं। और स्टीशियोमेट्री का कंसेप्ट बेस क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था कि एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, देयरफॉर द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस है स्टीशियोमेट्री। अब जब केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशन जब भी लिखेंगे हम उसको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। अब उसको बैलेंस करने का क्या मतलब है? एक्चुअली हम उसको शो कर रहे होते हैं कि उसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल। वो उसको बैलेंस करने का, इक्वल करने का मतलब ही ये है कि हम उसकी स्टीशियोमेट्रिक देख रहे हैं कि कितने रिएक्टेंट कितनी परसेंटेज में या कितनी कंसंट्रेशन में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? स्टीशियोमेट्री इंडस्ट्री में यूज की जाती है। इंडस्ट्री अब कोई भी हो सकती है जिसमें जैसे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब उसमें कंसंट्रेशन देखी जाएगी कि कौन से रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में या कितनी तादाद में उनको रिएक्ट करवाया जाए तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल शैम्पू इंडस्ट्री देख लें, जहाँ पे शैम्पू बन रहा है कि उसके रिएक्टेंट कितनी तादाद में मिलाए कि हमारा अच्छी क्वालिटी का शैम्पू बने। यहाँ साबुन देख लें। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में स्टीशियोमेट्री यूज करके मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट की जाती है कि उनकी कितनी तादाद या उनके कितने ग्राम्स या उनकी कितनी अमाउंट मिले रिएक्टेंट की और हमें प्रोडक्ट की एक अच्छी क्वालिटी मिले। तो ये स्टीशियोमेट्री का हमारी डेली लाइफ में यूज है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कि स्टीशियोमेट्री आपकी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होती है। तो इसका आंसर देखिए, स्टीशियोमेट्री इज यूज इन इंडस्ट्री क्वाइट ऑफन टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या है? हमारे रिएक्टेंट है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इसका स्टीशियोमेट्री का हमारी डेली लाइफ में यूज है। ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है और आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी नेक्स्ट टॉपिक देखें, केमिकल फार्मूला। आपने पहले भी 8th क्लास में केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा है अपनी साइंस की बुक में। यहाँ पे भी वही बात है, आपको एक तरह से रिपीट की गई है। केमिकल फार्मूला की बात की गई है। हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट को अपना एक स्पेसिफिक सिंबल से शो करते हैं, तो वो उस एलिमेंट का ही फार्मूला है। फॉर एग्जांपल Na सोडियम का सिंबल है, Ca कैल्शियम का, C फॉर कार्बन, Fe फॉर आयरन। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, Ca अगर आ गया है तो ये कैल्शियम है और अगर खाली कैपिटल C लिखा गया है तो ये कार्बन है। इसी तरह कुछ अदर एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन है, डायटोमिक फॉर्म में है O2। O2 का क्या मतलब है? ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के 2 एटम मिलके नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अब ये एक्चुअली ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला है, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। इसी तरह ओजोन की एग्जाम्पल दी गई है, ओजोन O3 मीन ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये ओजोन का केमिकल फार्मूला है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट को उसके केमिकल फार्मूला में शो किया गया है जो उसका एक्चुअली सिंबल है। फिर यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात की गई है। आयनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूला कैसे शो किए जाते हैं? जैसे एग्जाम्पल दी गई है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन Cl। तो यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड का
केमिकल फार्मूला दिया गया है। अब सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होता है। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन की रेशो जो है 1:1 है। 1:1 का क्या मतलब है, एक सोडियम का एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ इंटरलिंक कर रहा है। इसी तरह अदर आयनिक कंपाउंड के फार्मूलास दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। CaCl2 का मतलब है कैल्शियम का एक एटम और यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम के साथ इंटरलिंक कर रहा है। पोटेशियम ब्रोमाइड है और बेरियम क्लोराइड, ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनके फार्मूले हैं। हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ते हैं कि किसी भी कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाया जाता है। फिर आगे बात की गई कोवलेंट कंपाउंड्स की, कि कोवलेंट कंपाउंड के फार्मूलास कैसे बनाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वाटर मॉलिक्यूल की, H2O। अब हमें यहाँ पे पता है H2O का मतलब है ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन कर रहे हैं, तो ये वाटर का फार्मूला बन रहा है। इसी तरह एग्जांपल दी गई है अमोनिया की, नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ मिल रहा है, तो ये अमोनिया का फार्मूला बन रहा है। देन मीथेन गैस CH4, कार्बन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी कंपाउंड, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, कोवलेंट कंपाउंड हो, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स के साथ और उसके ये बताते हैं कि उसमें कितने एटम दूसरे एटम के साथ रिकम्बाइन कर रहे हैं। इसी को उसका केमिकल फार्मूला बोलते हैं। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देखें। अ केमिकल कंपाउंड इज दस रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला which is called the molecular formula of the compound and which show all the type of atom bounded together in one molecule of that compound। तो अब बात वही की गई कि किसी भी कंपाउंड में उसके फार्मूले में एक्चुअली बताया जाता है कि कितने एटम किस रेशो के साथ मिलके एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बना रहे हैं। जैसे अभी एग्जांपल भी दी वाटर का मतलब H2O मीन ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम मिल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड के फार्मूलास दिए गए हैं, जैसे HCl है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, फास्फोरस हाइड्राइड PH3, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन। तो यहाँ पे ये सब ये कोवलेंट कंपाउंड है और ये शो कर रहे हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला है, मीन ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम ही कंबाइन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रहे हैं। इसी तरह ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे अब 3 टाइप ऑफ एटम मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर का एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम। तो किसी भी कंपाउंड को उसके सिंबल की फॉर्म में कि कितने एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, उसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मिनी एक्सरसाइज दी गई है। How would you differentiate between the chemical formula of an element and that of a compound? आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, एंड दैट ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले तो आपको इसमें पता होना चाहिए एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। एलिमेंट सिंगल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, जैसे एग्जांपल दूंगी सोडियम की, ये एलिमेंट की फॉर्म में है Na, ये एक एलिमेंट है। या ऑक्सीजन की बात कर लें O2 एक एलिमेंट है, या कैल्शियम की बात कर लें Ca, ये एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट का जो फार्मूला है एक्चुअली उसका सिंबल फॉर्म में यही उसका फार्मूला है जो इसको सिंबल में शो किया जाता है। अब बात की गई है कंपाउंड। कंपाउंड वो होगा जहां पे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, जैसे एग्जांपल दी वाटर की H2O, तो ये कंपाउंड है, तो इसका फार्मूला ये आपको शो किया गया। या HCl देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है, तो ये एक कंपाउंड है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट का जो सिंबल वही उसका फार्मूला है, जबकि कंपाउंड के केस में हम देखेंगे कि कौन कौन से एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट देखें, राइट डाउन द नेम ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड हुज फार्मूलाज हैव बीन गिवन इन दिस आर्टिकल। आपसे पूछा गया आयनिक कंपाउंड के नाम बताने हैं और कोवलेंट कंपाउंड के इन दिस आर्टिकल। तो इसका मतलब है इसी आर्टिकल की बात की गई है। ये जितने कंपाउंड्स हैं, ये जितने भी कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो आप इसमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, मैं आपको इसके नाम भी बता चुकी हूँ। इसी तरह आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे आ जाए, ये देखें आयनिक कंपाउंड, कैल्शियम क्लोराइड की बात की गई है, पोटेशियम ब्रोमाइड की, बेरियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो आप अपनी इस एक्सरसाइज में ये आयनिक कंपाउंड के बारे में बता सकते हैं और ये सारे के सारे जो कोवलेंट कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बेंजीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब के सब कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। जी नेक्स्ट आते हैं हम इंपीरिकल फार्मूला। अब इंपीरिकल फार्मूला क्या है?
Empirical formula is the simplest whole number ratio of an atom. Simplest whole number ratio of an atom का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना. जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनको उनके इंपेरिकल फार्मूला की फॉर्म में शो किया जा सकता है. और क्यों? क्योंकि ये इंपेरिकल फार्मूला शो करता है उनकी सिंपलेस्ट रेशियो. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 विच शो द रेशियो प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोराइन आयन इन क्रिस्टल. रेशियो से क्या मुराद है? अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम फ्लोराइड मीन कैल्शियम का एक एटम फ्लोरीन के 2 एटम के साथ, तो इसको हम बोल रहे हैं सिंपलेस्ट रेशियो. रेशियो क्या होगी? 1:2. ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है. तो इंपेरिकल फार्मूला का मतलब हुआ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम. तो यहाँ पे ये इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम मीन जहाँ पे कैल्शियम का एक एटम फ्लोरीन के 2 एटम के साथ मिल रहा है, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है और इसको 1:2 की फॉर्म में शो करेंगे. या अगर सोडियम क्लोराइड के केस में देखें तो वहां पे रेशियो क्या बनती है? 1:1 रेशियो है. सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ मिल रहा है, तो ये इसकी रेशियो 1:1 रेशियो होगी. ये आयनिक कंपाउंड की बात की गई थी. आयनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. आगे बात कर रहे हैं कोवलेंट केमिकल कंपाउंड की कि कोवलेंट कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला कैसे शो करता है. अब यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड का जो इंपेरिकल फार्मूला है वो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट हो सकता है. जैसे एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन पर की, जो H2O2 है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अगर इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखना हो, अब यहाँ पे H2O2 में इसकी सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो 2:2 की फॉर्म है, लेकिन जब इसको सिंपलेस्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये रेशियो हमारे पास क्या बनेगी? 1:1. 1:1 का मतलब है इसका इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा HO. तो इसका मतलब हुआ कि इंपेरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसको एक्सप्लेन करना. हाइड्रोजन पर यहाँ पे ये इसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें रेशियो 2:2 थी, अगर उसको सिंप्लीफाई करें वो 1:1, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे HO. और ये जो HO है ये एक्चुअली इसका इंपेरिकल फार्मूला है. इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है बेंजीन मॉलिक्यूल की C6H6. अब दोनों की रेशियो जो क्या होगी? 6:6. इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये रेशियो बन जाएगी 1:1. 1:1 का मतलब है इसका सिंपलेस्ट इंपेरिकल फार्मूला बनेगा CH. तो इसका मतलब हुआ कि आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके इंपेरिकल फार्मूला से डिफरेंट होता है. जैसे एग्जांपल में आपको शो भी कर दिया गया है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जबकि उसका इंपेरिकल फार्मूला HO. इसी तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 जबकि उसका इंपेरिकल फार्मूला होगा CH. कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है क्योंकि उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वाटर H2O, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम. आप इसको ज्यादा इससे ज्यादा भी शॉर्टेस्ट या इसको इससे भी ज्यादा रेशियो को सिंपलेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे कंपाउंड का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. अच्छा, अब इंपेरिकल फार्मूला तो सिंपलेस्ट रेशियो है, वो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम नहीं बताता है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम क्या है. ये सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है. तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट हो लेकिन उनका इंपेरिकल फार्मूला सेम हो. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है. इसी तरह एसिटिलीन उसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है, लेकिन अगर इन दोनों के इंपेरिकल फार्मूला की बात करें तो दोनों का इंपेरिकल फार्मूला CH है. तो दोनों का इंपेरिकल फार्मूला CH जो कि सिंपलेस्ट रेशियो को शो कर रहा है. तो इसका मतलब हुआ कि जो इंपेरिकल फार्मूला है वो कुछ कंपाउंड का सेम भी हो सकता है जबकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंस हो. और एक बात दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि इंपेरिकल फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताता है. तो फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इंपेरिकल फार्मूला यूज क्यों होता है. तो अब ये जो क्वेश्चन है कि अगर इंपेरिकल फार्मूला कुछ कंपाउंड का सेम हो सकता है तो इसको हम यूज क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं. तो इसका आंसर देखें, हमने इंपेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन की, इट शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम. तो ये यूज कहाँ पे होता है कि ये इसको डिटरमिन करते हैं कुछ ऐसे अननोन कंपाउंड जिनको एनालाइज करना हो. तो ये इसका यूज है कि इंपेरिकल फार्मूला को यूज किया जाता है कुछ ऐसे कंपाउंड जिनको एनालाइज करना हो, उसके लिए उसका इंपेरिकल फार्मूला. और अगर उसका इंपेरिकल फार्मूला पता चल जाए तो वहां से उसका फिर केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया जाता है. अब यहाँ पे आपको मिनी एक्सरसाइज दी गई है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड विच हैव द सेम इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा था वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है. दूसरा आप इसमें आयनिक कंपाउंड की बात कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, दे हैव द सेम इंपेरिकल एंड केमिकल फार्मूला.
जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी आयनिक कंपाउंड, बाइनरी आयनिक कंपाउंड का मतलब होगा जो एक से ज्यादा आयन से मिलके बनते हैं। अगर उसका केमिकल फार्मूला हमने लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आप इस टेबल की तरफ आए। अब यहाँ पे कुछ टेबल में आपको कुछ एटम और कुछ उनके चार्ज या उनकी वैलेंसी की बात की गई है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम। मीन कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिल रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी से मुराद वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो कैटाइन बनेगा या एनाइन बनेगा। अब यहाँ पे कुछ कैटाइंस की बात की, कैटाइंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो Na+1, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम की वैलेंसी +1 है। इसी तरह लिथियम, इसकी वैलेंसी +1 है। तो वैलेंसी भी क्या हुआ कि किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, मीन यहाँ पे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। इसी तरह पोटेशियम की +1। मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया। इसका क्या मतलब है कि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जब ये किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइन करेगा। इसी तरह कैल्शियम +2, बेरियम +2, जिंक +2, एल्यूमिनियम +3, मीन्स ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये हमने बात की थी कैटाइंस की। अब हम बात करते हैं एनाइंस। एनाइंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे बात की गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, मीन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब क्यों लेना चाहता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 उसके पास पहले हैं, 2 अगर उसको मिल जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। इसी तरह नाइट्रोजन -3 वैलेंसी या क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1। अब यहाँ पे ये कुछ एटम शो किए गए हैं जिनकी वैलेंसी डिफरेंट है। इन्हीं को हमने बोला था ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। क्यों ट्रांजिशन मेटल्स हैं? दे शो डिफरेंट वैलेंसी। कभी ये +1 की फॉर्म में, कभी +2 की फॉर्म में। जैसे कॉपर की बात की गई है, कभी कॉपर जो है 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कभी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसके ऊपर +1 चार्ज और ये +2। इसी तरह आयरन की बात की गई है, +2 और +3। टिन Sn +2 एंड +4, और निकल आयन +2। तो किस तरीके से एलिमेंट अपना या बाइनरी का एलिमेंट अपना फार्मूला बनाते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले इनकी वैलेंसी या इनके चार्जेस का पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज याद हो जाएगी तो आप उसका फार्मूला बनाना ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। अब आते हैं इधर एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ भी उन्होंने एग्जाम्पल दी है लिथियम ऑक्साइड की। अब लिथियम यहाँ पे देखें, इसके ऊपर +1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2। अभी हमने टेबल से भी पढ़ा है, जब भी इस एलिमेंट को उसके फार्मूला की फॉर्म में लिखना है तो ये उनकी ये वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी। इंटरचेंज का मतलब है जैसे +1 वैलेंसी है वो नेगेटिव की तरफ चली जाएगी और ये नेगेटिव जो है वो प्लस की तरफ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे शो किया गया है, लिथियम की +1 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 लिथियम के सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी। तो ये फार्मूला बन जाएगा Li2O। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये 1 को शो करने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए ये ऑक्सीजन का जो -2 है लिथियम के साथ 2। यहाँ पे जो एक बात याद रखने की है, जब ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा तो तब आपने इसका माइनस साइन को शो नहीं करना है, तब ये जस्ट 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है Li2O। इसी तरह जो अगली एग्जाम्पल दी गई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम, उसकी वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2, वैलेंसी इंटरचेंज होगी। अब एल्यूमिनियम की ये 3 वैलेंसी ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी और ऑक्सीजन की जो है वो एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे देखें इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जो इनके साथ प्लस या नेगेटिव का चार्ज का साइन है वो आप लोगों ने इधर नहीं लिखना है, यहाँ पे जस्ट आपने नंबर लिखना है। जो नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है मैग्नीशियम नाइट्राइड की। मैग्नीशियम +2 चार्ज है, नाइट्राइड उसके ऊपर -3 चार्ज है, वैलेंसीज इंटरचेंज होगी तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, Mg3N2। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। The composition of all the chemical product we use in our lives such as shampoo, perfume, soaps and fertilizer are formed using the stoichiometric calculation। तो यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री में
जैसे जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस है. विदाउट स्टिशियोमेट्री द केमिकल इंडस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट. तो आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टिशियोमेट्री की आपकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप उसका आंसर यही देंगे. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी. अगर आपसे कहा जाए कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज. जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखें. अब हमें पता है कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब इनका जब फार्मूला लिखना है, अब यहाँ पे देखें, ये +2 चार्ज, ये -2. जब ये चार्जेस सेम हो जाएं तो ये फार्मूला में नहीं लिखे जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा वो होगा CaO. ये बात आपने इसको याद रखनी है. इसी तरह आपको एक और कंपाउंड अगर जैसे कहा जाए लिथियम क्लोराइड का फार्मूला, लिथियम +1 चार्ज है, इसी तरह क्लोरीन -1 चार्ज है. जो +1 चार्ज -1 चार्ज के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो फार्मूला वो बनेगा वो होगा लिथियम LiCl, सेम एज सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है. फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जिंक क्लोराइड का फार्मूला बनाना है, जिंक, तो अब यहाँ पे देखें, जिंक के ऊपर +2 चार्ज है जबकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है. तो जब इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी तो जो फार्मूला बनेगा ZnCl2. तो ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो क्या है केमिकल फार्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड. अगर आपको किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो आप उसका केमिकल फार्मूला किस तरीके से बना सकते हैं. हमें पता है कि कोई भी किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला वी शो दी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम है. तो अगर हमें उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा, हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. N क्या है, वेयर N इज मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास. मोलर मास किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास, इसको मोलर मास बोलते हैं, जो उसके एटम से फाइंड आउट की जाती है. इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला मास एम्पिरिकल फार्मूला से फाइंड आउट की जाएगी. जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आपको दी गई है. फॉर एग्जाम्पल द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO. यहाँ पे ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला है. तो इसकी एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे फाइंड आउट करेंगे. हाइड्रोजन की हमें पता है 1 और ऑक्सीजन की होती है 16, 1 + 16. तो इसकी जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो 17 हो जाएगी. इट्स मोलर मास इज 34. मोलर मास आपको क्वेश्चन में दी गई है 34 है. तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे N की वैल्यू. N इज इक्वल्स टू मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास. मोलर मास आपको क्वेश्चन में 34 दी गई, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला मास उसके एम्पिरिकल फार्मूला से फाइंड आउट की है. मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया है. हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर मास 1 होती है, ऑक्सीजन की 16, तो दोनों को ऐड करें तो ये 17 इसकी एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगी. तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 आ गई. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आता है HO और N की वैल्यू क्या है 2, जिसको यहाँ पे लिख दिया गया है. यहाँ आप इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं. तो इस 2 का मतलब होगा ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, 2 ऑक्सीजन के लिए भी. तो किसी भी कंपाउंड के जब मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो करते हैं तो उसके नंबर ऑफ एटम उसके सबस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, इसलिए इसका फार्मूला H2O2 बनेगा. अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि फॉर अ कंपाउंड वैल्यू ऑफ N इज 1. अगर उसकी N की वैल्यू 1 है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा एज दैट ऑफ देयर एम्पिरिकल फार्मूला. तो ये बात आपने याद भी रखनी है कि कौन से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा जब N की वैल्यू 1 हो. अब यहाँ पे एक्सरसाइज, राइट डाउन द नेम ऑफ 3 सच कंपाउंड विच हैव द डिफरेंट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. कुछ ऐसे कंपाउंड के नाम बताने हैं जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे आप कंपाउंड दे सकते हैं बेंजीन, जैसे हमने पढ़ा था C6H6 ले लें. यहाँ आप बात कर सकते हैं इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ी H2O2. थर्ड एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं ग्लूकोज की C6H12O6. तो ये ऐसे कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होंगे.
प्रॉब्लम आपको दी गई है, देखें इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH। इंपेरिकल फार्मूला दे दिया गया CH है, इट्स मोलर मास इज 78 ग्राम पर मोल। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है आपने। सबसे पहला जो काम करना होता है, अगर इंपेरिकल फार्मूला पता है तो आपने उसकी इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कार्बन की होती है 12 मॉलिक्यूलर मास प्लस हाइड्रोजन की हमें पता है 1, तो यहाँ पे इसकी इंपेरिकल फार्मूला मास बन जाएगी 13, जबकि उसकी मॉलिक्यूलर मास हमें 78 दी गई है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास आपने खुद फाइंड आउट करनी है, जो जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके बता दी। तो 78 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 6। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब फार्मूला लिखा जाएगा तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा C6H6। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C6H6। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O। इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। डिटरमिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला काम जो करना है, CH2O, इसका आपने इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करना है। तो इंपेरिकल फार्मूला मास CH2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन की मास 1 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो इसलिए यहाँ पे इसको हम 2 काउंट करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है और ऑक्सीजन की होती है 16। तो यहाँ पे जो इसकी इंपेरिकल फार्मूला मास है वो आ जाएगी 30। अब यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n क्या होगा? 180/30। कैलकुलेशन करें, n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा? 6 मल्टीप्लाई CH2O। अब यहाँ पे जो देखें बात, 6 इन सबके लिए है, तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे C6, अब H की वैल्यू देखें, H के पास यहाँ पे 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 6 के साथ, तो यहाँ पे H की एटम आ जाएंगे 12 और ऑक्सीजन के 6। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C6H12O6। दोबारा बता दूं आपको कि यहाँ पे 12 किस तरह आया है, क्योंकि हमारे इंपेरिकल फार्मूला में ही हाइड्रोजन के 2 एटम थे, तो 6 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 बन जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। दोबारा यहाँ पे CH2O दिया गया है तो इसकी इंपेरिकल फार्मूला मास क्या आएगी? 30। इट्स मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल। डिटरमिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे अगेन n की वैल्यू आप फाइंड आउट करें, n विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 30। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? C2H4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन के लिए फिर 2। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H4O2। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया हो तो वहां से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाना है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है, सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से एटम है और इनकी तादाद कितनी है। जैसे यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन 1 एटम ये और 1 एटम ये, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो आप इसको काउंट कर लें हाइड्रोजन 2। सल्फर देखें 1 एटम है 1। ऑक्सीजन देखें 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है। तो जब इसका आपने फार्मूला लिखना है, एलिमेंट्स को लिखेंगे, हाइड्रोजन है इसमें, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखें कितने कितने एटम थे, हाइड्रोजन के 2, तो सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे 2। सल्फर 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि ऑक्सीजन के केस में 4 है तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा H2SO4। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है, तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट आउट करने हैं। कार्बन देखें, कार्बन के एटम है यहाँ पे 2। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 हाइड्रोजन का ये और यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, और ऑक्सीजन 2। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, कार्बन के 2 है तो C2, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 2, तो C2H4O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्सरसाइज आपको दी गई है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इस स्ट्रक्चर फार्मूला इज। तो सबसे पहला काम आपने एलिमेंट का बताना है कि कौन सा एलिमेंट, उसके कितने एटम है। हाइड्रोजन का देख लें,
काउंट करें हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 हो गए। फास्फोरस देखें सिंगल है, 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन काउंट करें, 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन के हो गए 4। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के लिए हम लिखेंगे पहले एटम्स फिर उनकी तादाद। हाइड्रोजन के 3, फास्फोरस 1 है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और ऑक्सीजन के 4, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा H3PO4। इसी तरह डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल, इस स्ट्रक्चर फार्मूला इज। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो अगेन नंबर ऑफ एटम इसमें हम काउंट करेंगे। सबसे पहले देख लें कार्बन के, 1 2 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कार्बन के 3। उसके बाद हाइड्रोजन के देखें, 3 ये +2 5 एंड +2 7 एंड +1 8, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास आ गए 8 एटम्स आ गए, और ऑक्सीजन इज सिंगल। तो अब इसका फार्मूला देखें, CHO, कार्बन इज 3, हाइड्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन इज सिंगल, तो C3H8O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इस स्ट्रक्चर फार्मूला इज। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम सिंगल एटम है, 1 लिख देंगे। कार्बन सिंगल एटम है, 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला बनेगा CaCO। अब ये भी 1 है, ये भी 1 लिखने की जरूरत नहीं, जबकि ऑक्सीजन 3 है, तो फार्मूला बन जाएगा CaCO3, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस तरह आपको जिस भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हो, तो आपने सबसे पहले उसके नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं और बाद में उसको रीअरेंज करके लिख देना है, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? केमिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, कोशिश करेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब एवोगैड्रो नंबर है क्या है? मैंने जैसे बात की कि केमिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? कि अभी हमने बात की स्टीशियोमेट्री, स्टीशियोमेट्री में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट के लिए। अब हमने कहा कि हमारी डेली लाइफ में इंडस्ट्रीज में यूज होता है कि कितना रॉ मटेरियल यूज होगा और इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल यूज होना है? हम तो बात कर रहे हैं एटम्स की, तो किसी भी एटम को शो करने के लिए उसकी कंसंट्रेशन को ग्राम में शो करना है, उसके लिए जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया था वो एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट था, एवोगैड्रो उसका नाम था, उसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। उसी के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या था कि एटम्स की तादाद को ग्राम में कैसे शो किया जाएगा, कि अगर हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे रिएक्टेंट है उसकी हमने ग्राम्स में कितनी तादाद लेनी है। तो इसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल की तरफ आए। अब जैसे एग्जाम्पल है, कार्बन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। अब यहाँ पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है। स्टीशियोमेट्री में जब भी हम बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो इस इक्वेशन को जब हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे कार्बन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे हमें पता है कि जो एटम्स हैं एक मैसिव अमाउंट में, हम उनकी तादाद या उनकी मैस नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसकी मैस को फाइंड आउट करने के लिए एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले यहाँ पे जैसे आपको समझाया गया है, फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं कि कार्बन के 100 एटम है और ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर कार्बन के 100 एटम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 2 मोल्स हैं, तो इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया 100 से। ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहाँ पे इसका 1 मोल है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 1 ही होगा। दे क्रिएट 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को और इस तरह पेश किया गया है, अगर हम 100 की बजाय 10,000 कर लें, 1 लाख कर लें, 1 बिलियन कर लें, तो ये रेशो हमारी सेम रहेगी। मीन 2 मोल ऑफ कार्बन एटम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दे क्रिएट 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे मोल्स की टर्म में बात की जा रही है, तो इसको ग्राम में हमने कैसे कन्वर्ट करना है? हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन के कितने ग्राम
ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने ग्राम क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए जो वो कंसेप्ट है वो एवोगैड्रो का है। अब पहले आप एवोगैड्रो की डेफिनेशन देखें, उसके बाद मैं दोबारा एग्जांपल की तरफ लेके जाती हूँ। द नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 is called Avogadro number after the name of an Italian chemist Amedeo Avogadro's. Avogadro's number is the number of units in 1 mole of substance. यहाँ पे बात तो याद रखनी है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। दिस वैल्यू इज फिक्स, और वो कितनी है 6.022 into 10 raised to power 23. दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी एटम में उसका 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है, और वो कितनी है 6.02 into 10 raised to power 23। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, ये इसको हमेशा के लिए याद कर ले। किसी भी एटम का 1 मोल एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होता है, जो कि फिक्स वैल्यू है, वो कितनी है 6.022 into 10 raised to power 23। अब आप अपनी एग्जाम्पल की तरफ दोबारा आए। अब यहाँ पे देखें 2 कार्बन 2 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन का मतलब वो 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट करते हैं। अभी हमने कहा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 एटम। तो क्योंकि यहाँ पे ये 2 मोल्स हैं तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल है, सिंपल आ जाएगा 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगली जो बात समझाई गई है, अब यहाँ पे देखें, इन्होंने कहा है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 AMU। ये क्या बात है कि द mass of 1 mole of substance in gram is numerically equal to AMU। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो उनको बताना चाहिए था, जो पहले भी केमिस्ट्री की बुक में था, ग्राम एटॉमिक मैस या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस का कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पे नहीं दिया गया। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको इन मॉलिक्यूल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना आसान हो। अब ग्राम एटॉमिक मैस क्या है, बात कर रहे थे हम ग्राम एटॉमिक मैस की। अब ग्राम एटॉमिक मैस क्या है, ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 1 मोल। अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन की एटॉमिक मैस हमें पता है 12, तो ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इट इज इक्वल टू 12। दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर मीन 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ग्राम मॉलिक्यूलर मैस देखें, यहां पे ये हमने कार्बन के लिए किया, ग्राम एटॉमिक मैस फॉर कार्बन है। अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस देखें ऑक्सीजन की, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल। अब ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मैस, ऑक्सीजन के एक एटम की मॉलिक्यूलर मैस 16 है। यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 मतलब उसके 2 एटम है, तो इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मैस हो जाएगी 32। 16 मल्टीप्लाई 2 मीन 32 इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल का अगेन मतलब है एवोगैड्रोज नंबर। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि किस तरीके से उसके एटम्स या मॉलिक्यूल को आपने ग्राम्स में लेके आना है। आप दोबारा आए अपनी एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में 2 मोल्स ऑफ कार्बन, हमने कहा कि 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो 2 मोल्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये 1 मोल है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में उसका जो मैस है वो 32 है, तो ये आ जाएगा 32 ग्राम्स। बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स हैं। अब यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलर मैस क्या होगी, कार्बन की होती है 12 प्लस ऑक्सीजन की 16, तो ये ऐड करें तो ये आ जाता है 28। लेकिन क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई 28, ये आ जाएगा 56 ग्राम्स। तो इस तरीके से आपने इसके रिएक्टेंट्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इस इक्वेशन में हम कहेंगे कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड क्रिएट 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये इक्वेशन आपको यहाँ पे ये क्लियर भी हो गई है। तो ये इस तरीके से आप
किसी भी केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसके नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, द मोल एंड मोलर मास। अब मोल क्या है, पहले इसकी एक एग्जांपल देखें। जैसे आपने कोई क्वांटिटी फिक्स कर ली हो किसी चीज के लिए, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें 1 डजन बात करते हैं, 1 डजन का मतलब होता है कि उसमें 12 आएगा। मीन अगर 1 डजन एग की बात करते हैं तो 12 एग, 1 डजन ऑरेंजेस मीन 12 ऑरेंजेस। तो डजन हमने फिक्स कर लिया, डजन का मतलब होता है 12 या 12। इसी तरह मोल क्या है, मोल का मतलब होगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो फिक्स हैं। तो मोल ऑफ सब्सटेंस मीन इट्स 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। यहाँ पे मोल की डेफिनेशन देखें, मोल ऑफ अ सब्सटेंस मीन इट्स 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स विच कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन, उसका 1 मोल इक्वल होता है 6.022 into 10 raised to power 23, जो कि क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। क्या मतलब हुआ है कि किसी भी एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन का 1 मोल का मतलब होता है उसमें 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और ये एक फिक्स अमाउंट है। एग्जाम्पल जैसे दी गई है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स एंड वेट इज 12 ग्राम। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया भी है कि ये 12 ग्राम कैसे है, 1 मोल को कैसे आप 12 ग्राम ले रहे हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन 6.022 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल एंड इट्स वेट इज 32 ग्राम। कैसे 32 ग्राम आया ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, सोडियम क्लोराइड की, तो यहाँ पे देखें 1 mole of sodium chloride consists of 6.022 10 raised to power 23 of its formula units and its mass is 58.5 ग्राम। यहाँ पे बात की गई है फार्मूला यूनिट, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे हम फार्मूला यूनिट की बात करेंगे। तो 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 6.022 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट का क्या मतलब हुआ कि इसमें 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल सोडियम के होंगे और इतने ही इसमें क्लोरीन के होंगे। अब मोलर मास क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। ये भी आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत है कि मोलर मास की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने क्या बताना है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। अब जैसे एग्जांपल दी गई, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम की मोलर मास 1 है, लेकिन अगर हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में आ जाए, मॉलिक्यूल की फॉर्म में H2O, मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाए H2, तो हाइड्रोजन की वहां पे 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2, तो 2.016 ग्राम इसकी मोलर मास होगी। अब जैसे हमने अभी प्रीवियस अपने एवोगैड्रोस नंबर में ये इक्वेशन पढ़ी थी, दोबारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दे प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे देखें 2 एटम्स या 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, तो इसलिए यहाँ पे 2 × 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। और इसी तरह ऑक्सीजन क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल में इतने ही होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल्स हैं तो इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस या एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स है, कार्बन के 1 एटम की मोलर मास 12 है तो 2 की हो जाएगी 24। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, मीन ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, 1 एटम की मोलर मास 16 तो 2 की हो जाएगी 32। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की गई, कार्बन की मोलर मास 12, ऑक्सीजन की 16, 12 + 16 इज 28, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो इसलिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56 ग्राम। तो इस तरीके से हमने किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की जो मोल्स थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब जब इनका हम रिएक्शन करवाएंगे या किसी भी इंडस्ट्री में कोई रिएक्शन करवाएगा तो हमें तादाद पता होगी कि हमने उसके कितने ग्राम्स लेने हैं। जैसे अब यहाँ पे पता लग गया कि कार्बन के 24 ग्राम रिएक्ट करेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन से और हमारे पास 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाया गया है कि किस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है।
Interesting information. Mole is important because atom and molecule are so small that they cannot be counted. तो हमें पता है कि एटम और मॉलिक्यूल इतने स्मॉल हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि कितने एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो मोल कंसेप्ट अलाउ अस टू काउंट एटम एंड मॉलिक्यूल बाय वेइंग मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर. तो मोल का कंसेप्ट ही दिया गया था कि आप काउंट कर सकें एक एटम्स को या उसके मॉलिक्यूल्स को कि कितने मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैलकुलेट द मोलर मैसेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, आपने उसकी मोलर मैसेज या मॉलिक्यूलर मैसेज काउंट करनी है. मोलर मैसेज काउंट करने के लिए आपको पहले इंडिविजुअल इनकी मैस पता होनी चाहिए. अब जैसे यहाँ पे पहला कंपाउंड दिया गया है H3PO4. अब यहाँ पे हाइड्रोजन की सिंगल एटम की जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 1 है, फास्फोरस की 31 है और ऑक्सीजन के सिंगल एटम की 16 है. अब यहाँ पे देखें आपको हाइड्रोजन के 3 दिए गए हैं एटम्स, तो 1 × 3 ग्राम्स आ जाएगी. फास्फोरस 31 ही रहेगी क्योंकि इसका सिंगल एटम है और ऑक्सीजन के 4, तो 16 × 4 ये आ जाएगी 64. आपने इसकी मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करनी है, तो देखें H3 इसकी आ गई 3 + 31 + 64. इंडिविजुअल जो एटम की मॉलिक्यूलर मैस है उनको बाद में आपने ऐड अप कर देना है. तो H3PO4 की जो मॉलिक्यूलर मैस बनेगी इट विल बी इक्वल टू 98 ग्राम. जी नेक्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2. सिलिकॉन की मैस होती है 28 और ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 एटम है तो 16 × 2 दिस विल बी इक्वल टू 32. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो मैस बनेगी 28 + 32 दिस विल बी इक्वल टू 60 ग्राम्स. जी इसी तरह जो नेक्स्ट कंपाउंड है C12H22O11. कार्बन की अगर यहाँ पे काउंट करें 12 इसकी ऑलरेडी है और 12 भी इसके एटम है, तो 12 × 12 दिस विल बी इक्वल टू 144. हाइड्रोजन इसकी 22 क्योंकि हाइड्रोजन के 1 एटम की 1 है, 22 एटम है तो 1 × 22 दिस विल बी 22. ऑक्सीजन 11 एटम है और एक एटम की मैस 16 है, तो 11 × 16 ये बन जाएगी 176. तो टोटल मैस इसकी बनेगी 144 + 22 + 176 दिस विल बी इक्वल टू 342 ग्राम्स. इसी तरीके से आप बाकी कंपाउंड्स की फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ नाइट्रोजन की एटॉमिक मैस कितनी है. नाइट्रोजन की 14 है सिंगल एटम की 14 है. ऑक्सीजन की हमें पता है 16. इसी तरह मैग्नीशियम की सिंगल की बता देती हूँ, मैग्नीशियम की होती है 24. कार्बन की आपको पता है 12 और ऑक्सीजन की 16. तो यहाँ पे आप इसकी खुद से फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे आपको सैंपल प्रॉब्लम भी दिया गया है. मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करने का तरीका बताया गया है. सबसे पहला कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड. एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन इज 1, लेकिन यहाँ पे इसके 2 एटम है तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी, सल्फर की 32 होती है, ऑक्सीजन की 16 है लेकिन 4 एटम है तो 16 × 4 करेंगे तो ये इसकी आ जाएगी 98 ग्राम पर मोल. इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6. कार्बन 12 होती है लेकिन क्योंकि 6 एटम है 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन की 1 है 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन की 16 × 6, तो इसको कैलकुलेट करें तो 180 ग्राम पर मोल इसकी मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगी. तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया हो तो आप उसकी मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है. हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए भी ये एक अचीवमेंट थी कि उन्होंने देखा कि केमिकली तो देखा कि हम रिएक्शन करवा लेते हैं लेकिन उसको सिंबल्स या एलिमेंट की फॉर्म में लिखने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं. इस इक्वेशन के लिखने का मकसद क्या है कि हमें पता चल जाता है रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट या रिएक्टेंट के कितने मोल्स प्रोडक्ट के कितने मोल्स क्रिएट कर रहे हैं. तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आप देखें, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. कौन सा वे? द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूलाज. आपने एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके फार्मूलाज पढ़े हैं. अब उस केमिकल चेंज को उस सिंबल्स या फार्मूलाज की फॉर्म में लिखने को केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं. केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है. अब रिएक्टेंट्स क्या हैं?
ऑल दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट व्हाइल दोज बीइंग प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की तरफ आए, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को आपने हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना है, जबकि प्रोडक्ट राइट साइड पे लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं इंटीजर, जैसे 4Al लिखा है, तो 4 यहाँ पे इसके मोल को शो कर रहा है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे क्रिएट 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी गई है। और एक यहाँ पे देखें S लिखा गया, स्मॉल s का मतलब है ये सॉलिड फॉर्म है इसकी, और G का मतलब गैसियस फॉर्म, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगेन सॉलिड फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। केमिकल इक्वेशन लिखते हुए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, वो रूल्स की तरफ आते हैं। पहला रूल देखें, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि mass can neither be created nor be destroyed but it can change from one form to another। तो केमिकल इक्वेशन में भी यही होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा, जितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। द टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ द एटम मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितने रिएक्टेंट या जितने एटम रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल चेंज हो, किसके प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होने चाहिए। Thus, the total number and kind of atom on the both side of equation must be equal or the chemical equation must be balanced। तो जब आप एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगला रूल क्या है, द फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। आपने इससे पहले एलिमेंट का फार्मूला बनाना सीखा है, तो जब केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें एलिमेंट के सिंबल और उनके फार्मूलाज बिल्कुल करेक्ट लिखे हों, तभी आपकी इक्वेशन सही होगी और उसको आप इजीली बैलेंस कर सकेंगे। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता तो मैं अपने एक लेक्चर में ये इक्वेशन बैलेंस करना सिखा चुकी हूँ। या आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस की जाती है। जी, थर्ड रूल देखें, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी डिटरमिन द करेक्ट मोल रेशो। बात की गई है मोल रेशो अमंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मोल रेशो को आप बैलेंस इक्वेशन में ही बताएंगे। जब आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस रिएक्टेंट्स के कितने मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट के मोल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप इक्वेशन में देखें, यहाँ पे ऊपर 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं ये एक्चुअली इसके मोल्स को शो करते हैं और ये बैलेंस इक्वेशन है। जी, नेक्स्ट रूल देखें, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच चेंज इज प्रोसीडिंग। डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना चाहिए। जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एरो जो है वो उस तरफ प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। जी, अगला रूल देखें, इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ सबस्क्रिप्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपने शो करना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये इनकी फिजिकल स्टेट है, जिनको आप सिंबलाइज करेंगे S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस एंड एक्वस AQ रिप्रेजेंट दी सॉल्वेटेड आयन। जैसे अभी ऊपर रिएक्शन में हमने देखा था, एल्यूमिनियम के साथ S लिखा है, मीन ये सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ G गैसियस फॉर्म में है, और इनका जो प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगेन सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में आप बता रहे हैं। और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ एरो प्रोडक्ट की तरफ है। तो इसका मतलब हुआ, जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात आपने जो देखनी है कि उसके एलिमेंट के फार्मूलाज बिल्कुल ठीक होने चाहिए। फिर आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करने हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में आपने एक्यूरेटली उसको लिखना है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है। जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब जिंक यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा। एक्वा का मतलब है ये सॉल्वेंट फॉर्म में है या उसका वाटर के साथ सोल्यूशन बना हुआ है। जिंक सल्फेट क्रिएट कर रहे हैं और हाइड्रोजन क्रिएट हो रही है। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एलिमिनेट होगी। अब यहाँ पे इसके साथ कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है जिंक का 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट क्रिएट होता है, साथ में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे जो बताया गया है कि समटाइम केमिकल रिएक्शन मूव बोथ वे। इन अदर वर्ड, द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इन टर्न रिएक्ट टू गिव द रिएक्टेंट बैक। सच रिएक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहा गया है कि समटाइम ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके
प्रोडक्ट बनाते हैं और यही प्रोडक्ट अगेन डिकम्पोज होकर अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मीन जो रिवर्स भी हो जाते हैं। इसके लिए जो साइन शो किया गया है ये डबल एरो के साथ साइन है। तो यहाँ पे इक्वेशन देखें, नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस क्रिएट हो रही है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जी। एक और एग्जांपल दी गई है, आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ। हमें पता है सोडियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड है। दोनों आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये एक्वस सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। प्रेसिपिटेट आउट का मतलब है इसकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 1 दिए गए हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दी गई हो तो आप वहां से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। हमारा टॉपिक ये स्टीशियोमेट्री था। स्टीशियोमेट्री में हमने यही पढ़ना था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्टेंट की तादाद को कैसे शो किया जाता है। अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन दी गई है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है आपने, इसके लिए आपको एग्जाम्पल दी गई है। देखें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दे क्रिएट 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे इसकी मैस कैलकुलेट की गई है। ये इसकी मॉलिक्यूलर मैस है। मॉलिक्यूलर मैस कैसे कैलकुलेट की गई है, कैल्शियम की मॉलिक्यूलर मैस हमें पता है 40 है, कार्बन का एक एटम है, इसकी मॉलिक्यूलर मैस 12 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम की 16 है तो 3 दिए गए हैं, तो 16 × 3 48 आ जाएगा। अगर आप इसको एड अप करें तो ये टोटल बनती है 100 ग्राम। तो यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट की 100 ग्राम उसकी मॉलिक्यूलर मैस दी गई है। इसी तरह HCl देखें, हाइड्रोजन की 1 प्लस क्लोरीन की 35.5, लेकिन अब यहाँ पे इसके 2 मोल्स दिए गए हैं इसलिए इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारा आंसर आ जाएगा 73 ग्राम्स। इसी तरह आप बाकी प्रोडक्ट्स की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 73 ग्राम ऑफ HCl एंड दे प्रोड्यूस 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड की मैस 111 ग्राम और वाटर की 18 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 44 ग्राम। तो इस तरीके से हमें कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल्स के बारे में भी बताती है और उसके ग्राम्स में या उसकी मॉलिक्यूलर मैस जो ग्राम में दी गई है वो भी बताती है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं आपको समझाने के लिए। एग्जांपल देखें कि आपने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है किसी भी, अगर कोई मैस आपको दी गई हो ग्राम में तो दूसरे एलिमेंट की कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। रिएक्टेंट की दी गई है तो प्रोडक्ट की फाइंड आउट करेंगे। अगर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया तो आप रिएक्टेंट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखें, मैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोल रही थी, अब उसका अदर नेम जो यहाँ पे दिया गया है लाइमस्टोन, आपने ये खुद से याद रखना है। आपसे पूछा भी जा सकता है लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है, तो लाइमस्टोन बोल रहे हैं या कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं। रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 विल बी प्रोड्यूस। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट के 25 ग्राम्स दिए गए हैं, तो मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम, जबकि मॉलिक्यूलर मैस जो हमने कैलकुलेट की वो 100 ग्राम है। इसी तरह जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मैस आपने फाइंड आउट करनी है ग्राम्स में कितनी है, जबकि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम पर मोल है। ये आपको इक्वेशन में ऊपर दी गई है। अब अगर आप अपनी इक्वेशन की तरफ आए, यहाँ पे देखें 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिएट 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111। ये आपको अपनी इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इसकी कैलकुलेशन देखें, अगर 100 ग्राम इतने क्रिएट कर रहा है, 1 ग्राम के लिए 111/100 और 25 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो आंसर हमारा आ जाएगा 27.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जी आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 1.80 moles of ethyl alcohol when burnt in air completely will utilize how many moles of oxygen gas? Also calculate the number of moles of carbon dioxide produced. सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन की तरफ आए। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है, ये इथाइल अल्कोहल है। 1 mole of ethyl alcohol react with 3 moles of oxygen. They produce 2 moles of carbon dioxide and 3 moles of water. अब आपको
इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल दिए गए हैं 1.80 और आपने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं कि वो कितने नीडेड हैं। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें, 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बर्न दे रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन कंप्लीटली बर्न नीड ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3 मोल्स, क्योंकि ये हमें इक्वेशन में दिया गया है। तो 1.8 के लिए क्या करेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 5.4 मोल्स आ जाएंगे, 5.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के मोल्स तो कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे आगे पूछा गया आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इक्वेशन में देखें, 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट एंड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 1 मोल या 2 क्रिएट कर रहा है तो 1.8 कितना क्रिएट करेगा, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखें, आपको जो बताया गया है एल्यूमिनियम के मोल्स बताए गए हैं। कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 0.3 मोल्स हैं। और आपसे पूछा गया ऑक्सीजन कितने ग्राम यूज हुई है। आपने ऑक्सीजन को ग्राम्स में फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन के ग्राम्स में फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। अब मोल्स आप इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी इक्वेशन दी गई है, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे तो आप उन मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन 3 मोल्स। अगर 4 मोल के लिए 3 है तो 1 के लिए 3/4, और जो प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे 0.3 दिए गए हैं तो 0.3 के लिए कैसे होगा, 3/4 मल्टीप्लाई 0.3 तो ये आ जाएंगे 0.225 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आए हैं, ऑक्सीजन के मोल्स हैं। अब मैंने कहा कि आप मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज मोलर मास। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मोलर मास होती है 32 ग्राम। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किए थे 0.225 मोल्स, तो 0.225 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 के साथ तो 7.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इसकी मास आ जाएगी जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमें हाइड्रोजन की मास कितनी दी गई है 5 ग्राम और ऑक्सीजन की मास के बारे में नहीं बताया गया। अब यहाँ पे इक्वेशन देखें, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर इज क्रिएटेड। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है कि उसकी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट की गई है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, हाइड्रोजन के एक एटम की मॉलिक्यूलर मास 1 है। यहाँ पे H2 फॉर्म में 2 हो जाएगी, H2 की 2, और लेकिन इसके 2 मोल्स हैं तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ पे इसके 4 ग्राम्स आ गए। तो 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कैसे है 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम। दे क्रिएट वाटर। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास होती है 18 और यहाँ पे 2 मोल्स दिए गए तो 18 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ पे ये आ जाएगी 36 ग्राम। अब देखें कैलकुलेशन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये हमने अपनी इक्वेशन से ही देख लिया। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर 36 ग्राम। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था हाइड्रोजन की मास 5 ग्राम थी, तो 5 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करें तो 36/4 मल्टीप्लाई 5, 45 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमें वाटर की ग्राम में मास फाइंड आउट की है। हमने जो फाइंड आउट करना था वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, जब भी आपने किसी के मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हो तो उसको आपने एवोगैड्रो नंबर के साथ रिलेट करना होता है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल या 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन मॉलिक्यूल 6.022 into 10⁻23। ये हमने पहले भी पढ़ा था अपने मोल कॉन्सेप्ट में कि 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, जो कि 6.022 into 10⁻23 है। अब यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास 36 ग्राम है, मीन उसके 2 मोल्स हैं, तो इसलिए हमने कहा 36 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन मॉलिक्यूल उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12.04 into 10⁻23। लेकिन हमने जो वाटर की मास कैलकुलेट की थी वो 45 ग्राम थी, तो इसलिए 45 ग्राम में उसके मॉलिक्यूल्स कितने कंटेन होंगे, 45 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 12.04 into 10⁻23।
तो ये आंसर हमारे पास आएगा 15.05 इंटू 10⁻23। ये पॉइंट जब उधर डिस्प्लेस करेंगे उस साइड पे ले जाएंगे तो तब ये बनेगा 1.505 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। पॉइंट हमने डिस्प्लेस किया इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 1 नंबर इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, जबकि आपको गिवन क्या है 1 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले तो आपने क्या कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर को आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स का फार्मूला होगा मोल मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। अब यहाँ पे वाटर की मैस इन ग्राम आपको 1 ग्राम दी गई है, तो आप लिखेंगे 1 ओवर वाटर की मॉलिक्यूलर मैस होती है 18 जो कि फिक्स है, तो 1 ओवर 18। ये आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे 0.055 मोल्स। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है एटम्स के बारे में। कोई भी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने का फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब मोल्स हमने फाइंड आउट किए हैं 0.055 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर सी आएगा 0.334 इंटू 10⁻23 एटम्स। जी नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। आपने कैल्शियम फॉस्फाइड का फार्मूला बना के देखना है। कैल्शियम की वैलेंसी देखें Ca+2 होती है, जबकि फॉस्फाइड की P-3। फार्मूला बनाते वक्त इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएंगी, तो यहां भी इसका फार्मूला बनेगा Ca3P2। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स AMU आर देयर इन 1 ग्राम। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस भी किया था, या एवोगैड्रो वाले टॉपिक में इसके बारे में बताया गया है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। जी नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस एंड CH3। व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। आप पहले इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे, तो उसके लिए देखें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद आपने लिखनी है। कार्बन देखें, काउंट करें 1 2 3। अब यहाँ पे ये होल ट्वाइस है, इसका मतलब है ये कार्बन के 2 हैं, तो 4 5 एंड ये 6, तो यहाँ पे कार्बन आगे 6। इसी तरह हाइड्रोजन कैलकुलेट करें 3 4 5, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, तो 2 2 जा 4, तो 5 + 4 9 एंड 9 + 3 12, तो यहाँ पे ये 12। अगर उसका आप इंपीरिकल फार्मूला लिखना है तो उसका मतलब है उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म लिखनी है। सिंपल रेशियो में ये लिखा जाएगा CH2, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं जबकि आपको मैस दी गई है। मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मैस। तो मैस इन ग्राम हमें दी गई है 25, मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.255 मोल्स। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट है, अ नेकलेस है 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने फाइंड आउट करने हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोल्स हमारे पास नहीं है, मोल्स आप यहां से खुद से फाइंड आउट करेंगे। मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मैस। मैस इन ग्राम आपको दी गई है 6 और कार्बन की मॉलिक्यूलर मैस होती है 12, तो यहाँ पे इसके मोल्स आ जाएंगे 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए 0.5 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आप पहले तो इसकी इक्वेशन देखेंगे। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे क्रिएट 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आप इस इक्वेशन में देखें, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एल्यूमिनियम के 4 मोल्स हैं। अब आपने इसको ग्राम्स में आपने इसकी मास फाइंड आउट करनी है। अगर आप मोल का फार्मूला देखें तो मोल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। अब यहाँ पे आपने मास इन ग्राम फाइंड आउट करनी है। तो मास इन ग्राम कैसे होगी? मास इन ग्राम विल बी इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको मोल्स 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम की मोलर मास होती है 27। तो 4 को जब 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 108 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 108 ग्राम्स। जी नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कुछ कंपाउंड है, उसमें किस में नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होती है। ये पहला कंपाउंड, इसका नाम है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, 46.6%। सेकेंड कंपाउंड इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 87% है। नेक्स्ट आते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन 82% होती है। और नेक्स्ट कंपाउंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 40% है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हाइड्राजीन N2H4 में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा 87% है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ आपको एलिमेंट्स या कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम अमाउंट क्रिएट करेगा। तो इसमें इथेन आएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन। अब यहाँ भी ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी बुक में आपने जब चैप्टर पढ़ा है तो इस तरह का कुछ भी आपको कंसेप्ट नहीं दिया गया, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ लिया गया है। तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। अब यहाँ पे 0.5 मोलर HCl है, इसका मतलब है HCl की मोलैरिटी दी गई है 0.5। इसकी कैलकुलेशंस देखें, मोलैरिटी ऑफ HCl इज 0.5 मोलर और इसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। सबसे पहला काम जो आपने करना है, इसके वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लेके आना है। वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लेके आने के लिए इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 0.05 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे HCl के। HCl के नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे तो वहां से हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उन मोल से आगे से उसकी मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब मोलैरिटी भी आपको क्वेश्चन में दी गई है जो कि 0.5 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम जो आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है तो 0.05। तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.025 मोल्स। अब आप इसकी इक्वेशन देखें, कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है CaCO3 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl एंड दे प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl, लेकिन हमने जो मोल कैलकुलेट किए हैं वो 0.025 मोल्स हैं। तो 0.025 मोल्स ऑफ HCl क्रिएट कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0.025। 1/2 कैसे आया कि 2 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मोल के लिए 1/2 हो जाएगा और 0.025 के लिए 1/2 को 0.025 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 0.0125 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएंगे। इन मोल से हम कैल्शियम कार्बोनेट की मास फाइंड आउट करेंगे। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मोल्स मल्टीप्लाई
मोलर मास। अब जो हमने मोल्स फाइंड आउट किए थे वो है 0.0125 मल्टीप्लाई 100 मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मास ग्राम्स में आ जाएगी 1.25 ग्राम्स। लेकिन साथ ही हमें क्वेश्चन में कहा गया है 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस ग्राम को 95% में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको 100% में कन्वर्ट करने के लिए 1.25 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हमारे पास मास आ जाएगी 1.31 ग्राम्स। तो ऑप्शंस में हमारे पास 1.32 ग्राम दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 1.32 ग्राम होगा। यूनिट 4 की एक्सरसाइज पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। जी पहला क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले बेरियम और नाइट्राइड की वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी पता होगी तो हम इसका केमिकल फार्मूला इजीली लिख लेंगे। तो देखें, बेरियम सिंबल Ba और इसकी वैलेंसी होती है +2, जबकि नाइट्राइड के लिए सिंबल यूज किया जाता है N और इसकी वैलेंसी है -3। हमें पता है केमिकल फार्मूला लिखते हुए इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो वैलेंसीज जब इंटरचेंज होगी तो बेरियम नाइट्राइड का जो फार्मूला बनेगा Ba3N2। और हमें ये भी पता है कि जब फार्मूला लिखना हो तो इनकी वैलेंसीज के साथ प्लस या माइनस के साइन है, वो जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो वो नहीं लिखे जाते। तो इस तरह से बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला बनेगा Ba3N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। ये क्वेश्चन आपको मिनी एक्सरसाइज में भी दिया गया है और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में दोबारा पूछ लिया गया है। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे N और उसको इसके एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जो कंपाउंड CH2 है इसकी आपने फाइंड आउट करनी है empirical formula mass। तो empirical formula mass of CH2O will be, जी कार्बन की होती है 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन की 16। तो empirical formula mass will be 30 ग्राम्स। अब आपने यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा N मल्टीप्लाई empirical फार्मूला, जबकि N क्या है? N will be equal to मोलर मास ओवर इंपेरिकल फार्मूला मास। अब मोलर मास क्वेश्चन में हमें 180 दी गई है, तो N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 30, इट विल बी इक्वल टू 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बनेगा 6 मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या था? CH2O। तो जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। तो इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, जबकि वाटर की आपको मास दी गई है ग्राम्स में 1.5 ग्राम। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो गिवन मास ऑफ वाटर इज 1.5 ग्राम्स और मोलर मास ऑफ वाटर, वो हमें पता है वाटर की मॉलिक्यूलर मास 18 होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला आप याद कर लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जब भी किसी कंपाउंड के मोल को उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मोल्स नहीं दिए गए, तो मोल्स आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। मोल का फार्मूला क्या था? मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम या गिवन मास इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग वाटर की मास इन ग्राम जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो है 1.5 ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मास वाटर की होती है 18। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.083 मोल्स ऑफ वाटर। अब इस फॉर्मूले को देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे। मोल हमने कैलकुलेट कर लिए हैं जो कि हैं 0.083 मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं 0.083 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर फिक्स वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻⁻23।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.502 इंटू 10⁻⁻23। अब अगर आप ये डेसिमल डिस्प्लेस करें इसको तो ये 5.02 इंटू 10⁻22 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरीके से ये हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। अब हमने अपनी बुक में ये मोल और एवोगैड्रो की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आप अपनी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें देखो एवोगैड्रो क्या था। Avogadro is the number of units in 1 mole of a substance. This number is represented by Na and it has the fixed value which is 6.022 into 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी। और मोल क्या था? A mole of substance means 6.022 into 10⁻23 particle which can be atom, molecules और ion। ये आपकी बुक में ऐसे डेफिनेशन दी गई है, आपने इसको लिख लेना है, ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दिया गया है, आपने इसकी केमिकल इक्वेशन देखनी है। जी देखें, कॉपर का सिंबल है Cu और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इसका फार्मूला है H2SO4। बनेगा कॉपर सल्फेट के लिए CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2 और वाटर का आपको पता है H2O। तो अगर इसकी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो वो बनेगी Cu plus H2SO4, it will form copper sulfate CuSO4 plus sulfur dioxide gas SO2 plus water। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 लिखा जाएगा, तो ये इसकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जी नेक्स्ट आते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम इंपेरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। उन्होंने कहा कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट होता है लेकिन उनका इंपेरिकल फार्मूला सेम होता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। अब हमने इंपेरिकल फार्मूला का पढ़ा था कि इंपेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, मीन इट शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, जिसमें आप उसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। इसलिए कुछ कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लें, यहाँ पे जो एक कंपाउंड दिया गया है ग्लूकोज C6H12O6। इसी तरह एक और दूसरा कंपाउंड हमें दिया गया है C2H4O2। अगर आप इन दोनों का इंपेरिकल फार्मूला देखें, सिंपलेस्ट करें इसको, तो दोनों का इंपेरिकल फार्मूला बनेगा CH2O, जबकि इसका भी बनेगा CH2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका डिफरेंट है लेकिन इंपेरिकल फार्मूला सेम है। तो इसमें आपने रीजन यही बतानी है कि इंपेरिकल फार्मूला शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड और इन अ मॉलिक्यूल। इस वजह से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हर कंपाउंड का डिफरेंट होगा लेकिन उसका इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। जी नेक्स्ट है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि आपने इसका केमिकल फार्मूला लिखना है। केमिकल फार्मूला आप तभी लिखेंगे जब आपको इनकी वैलेंसीज पता होंगी। तो पहला जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है कैल्शियम फॉस्फेट। आप यहाँ पे देखें, कैल्शियम की वैलेंसी Ca+2, जबकि फॉस्फेट की वैलेंसी PO4-3। जब वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला बनेगा वो होगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये वाला 2 जो है इधर होल ट्वाइस में लिखा जाएगा, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला बन जाएगा। जी नेक्स्ट कंपाउंड जो आपको दिया गया है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखें, एल्यूमिनियम की होती है +3 जबकि नाइट्राइड की होती है -3। अब जब दोनों कंपाउंड की वैलेंसी सेम हो जाए तो इसका सिंपल सा फार्मूला बनेगा AlN3। दोनों वैलेंसीज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, तो ये फार्मूला बनेगा AlN। जी इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिया गया है सोडियम एसीटेट। सोडियम की वैलेंसी देखें Na+1 जबकि एसीटेट की होती है CH3COO-1। ये एसीटेट का फार्मूला है। तो जब सोडियम एसीटेट लिखा जाएगा तो ये फार्मूला बनेगा NaCH3COO, या फिर इस कंपाउंड को आप पहले लिख लें तो ये बनेगा CH3COONA। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। जी अगला जो कंपाउंड दिया गया है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम आयन की वैलेंसी देखें NH4+1 और कार्बोनेट की देखें तो CO3-2।
तो जब वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी तो ये अमोनियम कंपाउंड के साथ ये 2 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे NH4 होल ट्वाइस और कार्बोनेट CO3 ऐसे ही आ जाएगा जी। नेक्स्ट जो लास्ट कंपाउंड हमें दिया गया है बिस्मथ सल्फेट। बिस्मथ, यहाँ पे देखें बिस्मथ की वैलेंसी होती है +3 और सल्फेट की वैलेंसी SO4 -2। तो इसका जो फार्मूला बनेगा Bi2SO4 होल थ्राइस, ये वाला 3 के साथ यहाँ पे आके लिखा जाएगा। तो ये सब फार्मूलाज लिख लिए हमने जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट, इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage of each element present in the compound. कंपाउंड का फार्मूला कुछ भी नहीं बताया गया, सिंपल उसकी जो है मैस बता दी गई है और उसके एलिमेंट्स की मैस बता दी गई है, लेकिन आपने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला देखें। किसी भी एलिमेंट की जब परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला देखें। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट ओवर टोटल मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इसलिए इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कार्बन की मैस। अब क्वेश्चन में जो आपको कार्बन की गिवन मैस है, तो यहाँ पे देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब कार्बन की क्वेश्चन में आपको गिवन मैस है 5.217, जबकि टोटल मैस ऑफ कंपाउंड आपको क्वेश्चन में ही दी गई है 8.657 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.3%। तो इस तरीके से हमने कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट कंपाउंड की जो परसेंटेज पूछी गई है वो है हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन में जो हाइड्रोजन की मैस दी गई है वो है 0.962 डिवाइडेड बाय टोटल मैस, ये सेम रहेगी। टोटल मैस 8.657 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 11.1%। और लास्ट एलिमेंट पूछा गया है ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो मैस दी गई है वो है 2.478 डिवाइडेड बाय टोटल मैस 8.657 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 28.6%। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ कि अगर आपने देखना हो कि आपके क्वेश्चंस का आंसर सेम आया है, तो अगर आप इन तीनों परसेंटेज को ऐड करें तो आपका आंसर अगर 100 आता है तो इट मीन हमने ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की हैं। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं, अगर हम 60.3, 11.1, 28.6 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 100 आएगा। तो ये एक तरीके से आपने अपने आंसर को दोबारा से चेक कर लिया है कि हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट की थी वो ठीक आई हैं। जी क्वेश्चन, व्हाई डज एवोगैड्रो नंबर हैव एन इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर की क्यों इंपॉर्टेंस है? एवोगैड्रो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में टॉपिक में भी पढ़ा था। तो इसके लिए सबसे पहला जो इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि एवोगैड्रो नंबर अलाउ केमिस्ट टू कन्वर्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया तो उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर ली थी। या इसके अलावा इट हेल्प अस टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आप लिखें, अपने टॉपिक पढ़ें, उसमें भी यही बातें की गई हैं। तो इसलिए ये एवोगैड्रो नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है केमिस्ट्री में। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं पॉइंट्स बना के। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन? कोई भी जब रिएक्शन होता है तो आप मैस ऑफ प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम जो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टीशियोमेट्री, स्टीशियोमेट्री में एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है कि मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी की कोई मैस रिएक्टेंट की गिवन हो तो प्रोडक्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो उससे हम रिएक्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो एग्जाम्पल दे के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर आप एग्जाम्पल देखें, अमोनिया की फॉर्मेशन है। अमोनिया में नाइट्रोजन रिएक्ट करती है विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दे प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे ये जो एरो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है, मीन रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और ये प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप स्टीशियोमेट्री के अकॉर्डिंग आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखें, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन
react with 3 moles of hydrogen and they produce 2 moles of ammonia. लेकिन अगर हम इसको ग्राम्स में करना चाहें, ग्राम्स में देखें, नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन के एक एटम की 17 होती है. अब यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे इसकी मास बनेगी 28 ग्राम्स. इसी तरह हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 2 है और 2 × 3 यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. और अगर अमोनिया की कैलकुलेट करें, अमोनिया की एक मॉलिक्यूल की बनेगी नाइट्रोजन की 14, हाइड्रोजन की 3, 14 + 3 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 34 ग्राम्स. तो इस तरीके से आप अपने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया. तो आपने ये मैसेज ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ली हैं बाय स्टीशियोमेट्री. जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ. पहला क्वेश्चन है, विच कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन की जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए. तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 60 में ये रूल्स बताए गए हैं, जिसमें जो पहला रूल बताया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो फुलफिल होना चाहिए. फिर आपने एलिमेंट्स के या कंपाउंड के फार्मूलास बिल्कुल ठीक लिखने हैं. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आपने बतानी है. इसके अलावा ये उनकी स्टेट बतानी है, सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में. तो ये सब आपकी बुक में रूल्स दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ से पढ़ लेंगे और उसको देख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कॉन्सेप्ट बताना है एवोगैड्रो नंबर और मोल का. तो ये भी आपकी बुक में बहुत क्लियर पेज नंबर 57 पे एवोगैड्रो नंबर और मोल का कॉन्सेप्ट दिया गया है विद एग्जांपल. तो आप वहीं अपनी बुक से इसके बारे में लिखेंगे. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ मीथेन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके MCQ भी ऐसे ही थे कि हर क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन करके फिर आंसर आ रहा था. तो इसी तरह इसके ये न्यूमेरिकल हैं. क्वेश्चंस में, पेपर्स में सम टाइम ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये सीखने और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना है. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखें अब. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट मीन आपको क्वेश्चन में पूछा गया आपने कार्बन डाइऑक्साइड की मास फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे आपने जो फाइंड आउट करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने फाइंड आउट करनी है. विल बी प्रोड्यूस व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ मीथेन. यहाँ पे जो मीथेन की गिवन मास है वो आपको दी गई है 10 ग्राम. तो आप लिखेंगे मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 10 ग्राम विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. अब यहाँ पे आपको इक्वेशन बता दी गई है. अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें देखें 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब है आपने पहले मीथेन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि जितने मीथेन के मोल्स होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड आउट कर लेंगे, वहां से हम इसकी मास फाइंड आउट करेंगे. अब मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था? मोल इज इक्वल टू गिवन मास या मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास. अब मीथेन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपने, तो मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन की जो मास आपको दी गई है 10 ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास मीथेन की देखें तो कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 4, तो 12 + 4 16. तो यहाँ पे ये 16 आ जाएगा. तो इसके जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए हैं ये आ जाएगा 0.6 मोल्स ऑफ मीथेन. अब मीथेन के कितने मोल है? 0.6. अब इक्वेशन की तरफ देखें. अगर मीथेन का 1 मोल रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर मीथेन के 0.6 मोल हों तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.6 मोल प्रोड्यूस होंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर मीथेन के 0.6 मोल्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.6 मोल्स होंगे. अब यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करने. मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करनी है. मास फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होगा, मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास. अब यहाँ पे क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए 0.6,
तो 0.6 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मैस होगी तो वो होती है 44। अगर यहाँ पे देखें कार्बन की 12 और ऑक्सीजन के लिए 32 प्लस 12 बनेगा 44। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मैस आपने कैलकुलेट की है वो आ जाएगी 27.43 ग्राम्स। तो इस तरीके से आपने स्टीशियोमेट्री को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की मैस फाइंड आउट कर ली ग्राम्स में। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन देखें, यहाँ पे जो सिंपल कार्बन है इसको उन्होंने कोल कहा है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल्स ऑफ कोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर कार्बन के यहाँ पे 10 दे दिए गए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 10 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 10 moles of coals are needed to produce 10 mole of carbon monoxide according to equation। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 10 moles of सल्फर। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है, सल्फर डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करनी है कि उसकी मैस ग्राम्स में कितनी होगी सल्फर की अगर 10 moles प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। जी क्वेश्चन देखें। हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज नीडेड इन ग्राम। सल्फर डाइऑक्साइड की आपने मैस फाइंड आउट करनी है ग्राम्स में। तो आपने जो चीज फाइंड आउट करनी है मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ग्राम्स, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। जबकि आपको गिवन क्या है 10 मोल्स ऑफ सल्फर, मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 10 मोल। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड की मैस इन ग्राम फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके मोल्स पता होने चाहिए। अब मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे अपनी इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखें 1 mole of sulfur dioxide is needed to produce 3 moles of sulfur। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे 3 moles of sulfur are produced when 1 mole of sulfur dioxide react। क्योंकि ये आपको इक्वेशन में दिया गया है 3 moles of sulfur produced when 1 mole of sulfur dioxide react। अगर 3 moles के लिए इतने हैं तो 1 mole के लिए देखें 1 mole के लिए ये इक्वल हो जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन में हमें सल्फर के 10 मोल दिए हुए हैं तो इसके अकॉर्डिंग 10 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस व्हेन, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 1/3 मल्टीप्लाई 10, तो ये आंसर आ जाएगा 3.33 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट। अब इस इक्वेशन से हमने सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं और ये मोल कितने हैं 3.3 मोल। यहां से हम इसकी मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मैस। अब मोल जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो है 3.33 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मैस। सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मैस अगर आप कैलकुलेट करें सल्फर की होती है 32 प्लस अब O2 है इसके लिए भी 32 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 64। तो सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मैस है 64, तो 3.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 213.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने सल्फर डाइऑक्साइड के ग्राम्स फाइंड आउट कर लिए। जी स्टूडेंट क्वेश्चन देखें। हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स। तो आपने अमोनिया की मैस इन ग्राम फाइंड आउट करनी है टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। इसकी इक्वेशन देखें, यहाँ पे ये अमोनिया रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपने अमोनिया की मैस इन ग्राम फाइंड आउट करनी है, जबकि यूरिया की आपको जो मैस इन ग्राम दी गई है वो है 1 किलोग्राम। तो आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जो आपने फाइंड आउट करना है मैस इन ग्राम ऑफ एमोनिया और गिवन है आपको यूरिया की मैस, तो मैस ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो इसकी मैस आ जाएगी 1000 ग्राम्स। अच्छा, अब आपके पास मैस अगर दी गई हो तो आप उसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन मैस पता होना चाहिए और मोलर मैस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मोलेकुलर मैस ऑफ यूरिया विल बी, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें, फार्मूला देखें इसमें CO कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन की 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2
लेकिन ये जो मैस इसके साथ होल ट्वाइस है, इसलिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेशंस करें तो इसकी मॉलिक्यूलर मैस यूरिया की आ जाएगी 60 ग्राम पर मोल। अब अगर आपके पास मैस इन ग्राम भी है, मॉलिक्यूलर मैस भी है, तो वहां से आप यूरिया के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ यूरिया, मैस इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मैस। मैस इन ग्राम देखें कितनी है, ऊपर ये आपको जो दी गई है 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मैस है 60, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ यूरिया आ जाएंगे 16.66 मोल्स। अब हमें यूरिया के मोल्स पता चल गए हैं। इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, 2 moles of ammonia is needed to produce 1 mole of यूरिया। तो यहां पे अगर आप कैलकुलेशन करें तो लिखेंगे 1 mole of यूरिया will be produced when 2 moles of ammonia react। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने यूरिया के मोल फाइंड आउट किए थे वो 16.66 थे। अगर 1 मोल ऑफ यूरिया से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है तो 16.66 मोल्स ऑफ यूरिया, तो उसके अमोनिया के मोल कैलकुलेट होंगे 2 मल्टीप्लाई 16.66। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.32 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे अमोनिया के मोल्स आ गए तो हम इसकी मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैस ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अमोनिया। तो मोल्स जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 33.32 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की मॉलिक्यूलर मैस 17। तो जब इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आ जाएगा 567.779 ग्राम्स। तो हमने यहाँ पे अमोनिया की मैस भी फाइंड आउट कर ली जो कि कितनी आई 567.779 ग्राम्स। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ग्राम्स में मैस दी गई है और हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। जी पहला सॉल्व करते हैं 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का। किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर फिक्स वैल्यू है तो हमें मोल्स पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहले तो हम इन 3 ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल का फार्मूला देखें, मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू गिवन मैस या मैस इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मैस। हाइड्रोजन की जो गिवन मैस है वो 3 ग्राम है, 3 ओवर मॉलिक्यूलर मैस इसकी देखें हाइड्रोजन की यहाँ पे होगी 2, 3/2, तो यहाँ पे इसके मोल्स आ जाएंगे 1.5 मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल हमारे पास आ गए थे 1.5 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो आंसर आता है 9.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। अब हाइड्रोजन का ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18.06 इंटू 10⁻23। तो ये इसके नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं। यहाँ अगर आप इसका पॉइंट डिस्प्लेस करें तो ये आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻24। तो ये इसका आंसर है। जी नेक्स्ट है 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के मोल्स ऑलमोस्ट दे दिए गए हैं, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मोल्स पता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोल हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 3.4 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है 20.47 इंटू 10⁻23। ये मॉलिक्यूल्स आए हैं, लेकिन हमने एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो एटम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है
तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 20.47 इंटू 10⁻23, तो ये हमारा आंसर बनेगा 40.946 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से आपने ये नाइट्रोजन के एटम्स भी फाइंड आउट कर लिए जी। नेक्स्ट हमें पूछा गया है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे ग्लूकोज के 10 ग्राम दिए गए हैं और आपसे कहा गया है आपने इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। मोल्स के लिए इसकी गिवन मैस हमें है 10 ग्राम दी गई है, जबकि इसकी मॉलिक्यूलर मैस होती है 180। तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.055 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब मोल्स आ गए, मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, और मोल हमारे पास थे 0.055 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। जी स्टूडेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इसके फाइंड आउट करेंगे तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा 0.33 इंटू 10⁻23। अब अगर ये डेसिमल डिस्प्लेस कर दें तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻22। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए देखें, पहले ग्लूकोज का फार्मूला, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, तो 6 + 12 18, 18 + 6 24। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 3.3 इंटू 10⁻22। तो ये जो आपका आंसर बनेगा 79.2 इंटू 10⁻22। अब आप इसका डेसिमल डिस्प्लेस कर दें तो 7.9 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, आपने देखना है कि मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का तो सिंपल फार्मूला है। मॉलिक्यूल्स के लिए मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर है, लेकिन अगर आपको एटम्स कहा जाए तो आपने उस कंपाउंड के पहले नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। तो इस तरीके से आप एटम्स फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट ड्रिंकिंग 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे इज रिक्वायर्ड टू कीप oneself hydrated, especially in summer. If a glass occupies 400 cubic centimeter of waters on the average, how many moles of water are needed for a single adult? क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप 8 ग्लास पानी पीते हैं अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, और अगर एक ग्लास का वॉल्यूम 400 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, तो आपने वाटर के कितने मोल यूज किए हैं। तो आप सबसे पहले तो देखें, यहाँ पे आपको जो वाटर का वॉल्यूम दिया गया है 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, आपने इसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। जी 8 ग्लास क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखें आप कितना वाटर यूज कर रहे हैं। 400 मल्टीप्लाई 8, तो इट विल बी 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये ऑलमोस्ट ग्राम्स के इक्वल लिया जाता है, तो इसी वैल्यू को हम कह देंगे 3200 ग्राम्स। अब आपने जो वाटर यूज किया है डेली, वो 3200 ग्राम्स है। आपने इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। जब आपके पास मैस ग्राम में दी गई हो तो आप उसको मोल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मैस। तो मैस इन ग्राम हमारे पास है 3200 ओवर वाटर की जो मॉलिक्यूलर मैस है वो है 18। तो यहाँ पे 3200 को जब 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 177.78 मोल्स। तो आप डेली का जो वाटर यूटिलाइज करते हैं वो इतने मोल्स हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला फॉर सैंड इज SiO2 बट द सैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल लाइक वाटर। हाउ हैज इट्स फार्मूला बीन डिटरमिन्ड कीपिंग इन द व्यू स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो बात की गई है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर उस मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लें तो उसका अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, अपनी आइडेंटिटी है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सैंड है जिसका फार्मूला SiO2 है, वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी रीजन आपने बतानी है। तो इसकी रीजन ये है कि सैंड के फार्मूले में इसकी 3 डायमेंशनल शेप होती है, जिसमें हर सिलिकॉन एटम को सराउंड किया होता है 4 ऑक्सीजन ने। तो एवरी सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय
4 ऑक्सीजन एटम्स, और हर ऑक्सीजन को 2 सिलिकॉन ने सराउंड किया होता है, एंड एवरी ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 सिलिकॉन्स। तो इसलिए इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।